नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। सभी परसेंट 100% जो है ओरिजिनल है और सभी प्रश्नों को मैं ये जो बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट होती है। और मैं आज फिर से बता दूं कि एक्स्ट्रा फैक्ट से 9 क्वेश्चन लड़े हैं। एक बच्चे ने मुझे कुल 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे टेलीग्राम का जो यहाँ पे कटिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बच्चे क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। इनका नाम माही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्ची हैं एक्चुअली, है ना, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सारे क्वेश्चन पोस्ट किए। आज जो है ये पूरे क्वेश्चन का श्रेय इन्हीं को दिया जाएगा। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था 2021 से अभी तक आरबीआई के गवर्नर कौन है। देखिए मैं सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताया भैया कि शक्तिकांत दासा जो है ये आपका 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं, जो उर्जित आर पटेल के बाद यानी 2021 से अभी तक जो है ये बैठे हुए हैं अपने पोस्ट पे। तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इससे पहले जो 24वें नंबर के थे उर्जित आर पटेल थे, जो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। ये नहीं कि पूरे किताब ही छाप दिए, पूरा गूगल ही छाप दिए, तो पूरा किताब में तो है ही है, तो फिर आप पढ़ लीजिए, है ना। क्या जरूरी है किसी टीचर की। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आरबीआई की प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो स्वर्ण स्मिथ थे, ये अंग्रेज थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख साहब प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। इसके अलावा आरबीआई के प्रमुख कार्यों में क्या है, मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, रेपो रेट जारी करना है, एक्चुअली रेपो रेट जारी करना, बैंक दर जारी करना, सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, रिवर्स रेपो रेट तय करना। इसके अलावा साख सृजन करना, देखते रहिए, साख सृजन करना, सभी चीज़ों को सुनना है आपको, साख सृजन करना। और जो विदेशी मुद्रा का भंडारण होता है वो भी आरबीआई अपने पास ही रखती है। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में होती है और राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आरबीआई की जो स्थापना हुआ है ये किस आयोग द्वारा हुआ था, तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आरबीआई जो है किस सिद्धांत पर नोट छापता है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के सिद्धांत पे जो है नोट छापने का काम करता है। इसके अलावा भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, भारत में इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। तो ये सभी आरबीआई के बारे में आपको फैक्ट रखना है। अब एक बार क्वेश्चन छेड़ा है तो आएगा, और मैं सब दिन बताते आया हूँ ना भाई कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज जाएगा कहाँ, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है भाई, 14 साल इसी क्षेत्र से जुड़े हैं हम। इसके अलावा 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड मिला था। कल ही चिल्ला चिल्ला के बताया भाई, म्यूजिक के क्षेत्र में अब तक 6 आदमी को मिला है आपका जो है भारत रत्न। पूछ दिया ना, पूछ दिया 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड मिला था, तो भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर के साथ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 2000 ईस्वी में किसे भारत रत्न दिया गया था, तो बता देना किसी को नहीं, क्योंकि 2000 ईस्वी में भारत रत्न बटे ही नहीं थे, ठीक है। 1999 ईस्वी में किसे दिया गया था, तो पंडित रविशंकर साहब को दिया गया था, रविशंकर साहब को, जो सितार बजाते थे, ठीक है। सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में 1998 में भारत रत्न आया, एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को मिला था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संगीत के क्षेत्र में कितने आदमी को मिला, तो 2001 में किसके किसको मिला, लता मंगेशकर और आपका बिस्मिल्लाह खां को। म्यूजिशियन जिन्हें भारत रत्न दिया गया इस प्रकार है, फिर से चर्च कर लेते हैं। एम सुब्बा लक्ष्मी ये कर्नाटक संगीत के जो है महारानी है, सबसे पहले इन्हें ही 1998 मिला था। पंडित रविशंकर सितार के वादन से संबंधित थे, 1999 मिला। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों को जो है 2001 में मिला। भीमसेन जोशी जो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत के गायक थे, है ना, माझा माहेर पंढरी, तो इनको जो है आपका 2008 में मिला था। इनके अलावा भूपेन हजारिका साहब जो है इनको 2019 में मिला था। भूपेन हजारिका साहब के नाम पे असम के अंदर आपका ब्रिज है, ढोला सादिया ब्रिज, जो इंडिया के नदी पर स्थित सबसे लंबी ब्रिज है वर्तमान में, ढोला सादिया ब्रिज। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सिर्फ एनालिसिस कराना मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आपको जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिले, ताकि आपको मेरे प्रति विश्वास बढ़े। और मैं भी जो है यूट्यूब पे रहना चाहता हूँ। आप लोग चाहेंगे तभी रह सकते हैं, प्यार देंगे आप लोग, हमारे साथ देंगे तभी तो रह सकते हैं, है ना। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको फायदा करा के दूँ, तो आपको भी मन लगे कि हाँ करना चाहिए, इनके कंटेंट को शेयर वगैरह देखना चाहिए, ये काम का है, टाइम पास नहीं है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, प्रथम विजेता जो है एस राधाकृष्णन है, ये प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इन्हीं के नाम पे 5 सेप को जो है आपका टीचर्स डे मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछ देता है, हिंदू क्यू ऑफ लाइफ, ये वाला क्यू, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। आपसे पूछा गया था कि शहनाई में कितने छेदा होते हैं, तो शहनाई में 7 गो जो है उंगली वाला छेदा होता है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गाँव घर में शादी वगैरह में जो शहनाई बजते हैं सब कोई देखे होंगे, शहनाई तो बड़ी चीज़ नहीं है, है ना।
लेकिन इनकी आवाज़ बड़ी मधुर है ना। इसके अलावा 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ होगी, इस प्रकार से बच्चे ने प्रश्न लिखा है, लेकिन साथ में 37 शब्द मेंशन है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाला नहीं पूछा गया होगा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 में कहाँ होगी। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 37, तो 37वें राष्ट्रीय खेल होना है, नेशनल गेम होना है। फिलहाल मैंने दोनों का आंसर बता दिया और पहले भी 37वें राष्ट्रीय खेल बता दिए थे भाई कि चिल्ला चिल्ला के कि गोवा के अंदर है, और गोवा का जितने भी मतलब भाई बहन है सब बता दिए थे भी कोंकण तट वहाँ लगता है, कोंकणी भाषा बोला जाता है, महावीर अभयारण्य है ना, फेनी पेय पदार्थ गोवा में पिया जाता है। उसके अलावा सिमगो त्यौहार मनाया जाता है, साओ जो जाओ त्यौहार मनाया जाता है, आम फेस्टिवल मनाया जाता है। प्रमोद सावंत जो है वर्तमान में सीएम है, पिल्लई साहब शायद बदल गए हैं, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। गोवा के अंदर, गोवा सभी तटीय भारतीय राज्यों में सबसे छोटी है, इसकी तटरेखा की लंबाई और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो ये सभी बात ध्यान रखना है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो होगा ये आपका अक्टूबर 2023 में गोवा के अंदर होगा। और अगर 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा गया होगा तो एमपी के अंदर 2023 में हुआ है। इससे पहले वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था वो आपका हरियाणा के अंदर हुआ था, पंचकुला में। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था ये 2018 के अंदर नई दिल्ली में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ये आपका गुजरात में हुआ था, गुजरात के 6 शहरों में। इसमें 36 खेल को शामिल किया गया था और 5 पारंपरिक खेल को भी शामिल किया गया है। तो सभी बात को ध्यान रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल से भी डाटा आ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का उद्घाटन हरियाणा में किया था, पंचकुला में तो बता ही दिए। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल, ये छत्तीसगढ़ नहीं भाई, ये 36वां है। 36वां राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक सर्विसेज टीम ने जीता था, लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा पदक जो है महाराष्ट्र ने जीता था। इसके अलावा भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा रखती है, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी सब बता दिए हैं और इस पहले वाले में वीडियो में देख लीजिएगा, एकदम ऐसे ही प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है, तो बांग्लादेश के साथ अप्रॉक्स 4096 किलोमीटर यानी 4000 से अधिक किलोमीटर लगती है। इसके अलावा दूसरा सर्वाधिक लंबा सीमा जो है ये चीन के साथ लगता है, 3488 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके अलावा तीसरा सबसे लंबा सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है जो 3300 के समथिंग किलोमीटर दूरी जो है तय करता है। एग्जैक्ट आपको नहीं पढ़ना है, बस आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। मतलब सीमा रेखा की लंबाई। अब ये नहीं कि भाई 3715 पूछा है तो 3715, आपको लगना चाहिए कि भाई इतना इससे ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक आंकड़ा तो नहीं पूछा है। सबसे छोटी सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान का है, 106 किलोमीटर। कहीं कहीं इस चीज़ को आप 108 किलोमीटर भी देख पाएंगे किसी किसी किताब में, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है मेरे भाई मेरे प्यारे, तो पाक जल डमरू मध्य है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। तमिलनाडु के पूर्व में तो श्रीलंका है, तो वहीं मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में जो है ध्यान रखेंगे डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला गया है, डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला गया है। डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समुद्री गाय कहा जाता है आपको डुगोंग को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एडम ब्रिज और राम सेतु जिसे कहते हैं ये भी जो कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था चीता को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, तो नामाबिया से लाया गया था और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया था। इससे पहले पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क के उद्घाटन समारोह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे, तो ये आपका कूनो नेशनल पार्क थे, ठीक है। पहले चीता की प्रजाति जो है इंडिया से लगभग लुप्त हो गया था, तो इसे अफ्रीकी देश नामीबिया से लाया गया है और कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि मणिपुर में कौन सा नृत्य जो है युद्ध से संबंधित है, तो थांगटा नृत्य जो है ये युद्ध से संबंधित नृत्य है जो मणिपुर राज्य में की जाती है। एक सेकेंड आते हैं, हाँ तो कहाँ थे, हाँ तो इनमें से कौन सा नृत्य मणिपुर राज्य में युद्ध से संबंधित नृत्य है पूछा गया था, तो थांगटा होगा, है ना। थांगटा इस प्रकार से लिखते हैं, ट लिखते हैं, ठीक है, कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता है। मुखौटा नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसी प्रकार से नृत्य मुखौटा लगा के लोग करते हैं। बांग्ला महोत्सव जो है ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। इसके अलावा छऊ जो है, छऊ भी युद्ध संबंधित नृत्य है, लेकिन ये मणिपुर के साथ है इसीलिए थांगटा हो गया। छऊ जो है ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में की जाने वाली एक पारंपरिक युद्ध वाला नृत्य है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्राणी एनिलिडा संघ से बिलोंग करते हैं। देखिए अगर आपको याद हो कि मैंने बताया है एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में कि जिस भी जीव जंतु का आकार ट्यूब के जैसा होता है, इस प्रकार से ट्यूब के जैसा, वो सभी एनिलिडा संघ के प्राणी होते हैं। जैसे केचुआ इस प्रकार से होते हैं, कहीं से भी काट दीजिए मरते नहीं है, ठीक है। तो केचुआ में कोई आंख नहीं होता, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो केचुआ जो है, और कोई भी बर्म होते हैं, जो भी बर्म होते हैं ये इस प्रकार से जो भी बर्म होते हैं, जोंक वगैरह, तो ये जो भी ट्यूब के जैसे जिनकी भी शरीर लीचर के जैसा होगा, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, एनिलिडा फाइलम के हो जाएंगे। सीपी आपने देखा होगा, सीपी हो गया, घोंघा हो गया, डोका हम गांव घर में कहते हैं, डोका जो है मिट्टी में छुपा हुआ रहता है और बारिश के दिन बाहर निकलते हैं, तो ये सब मोलस्का के फाइलम में है। देखिए मोलस्का संघ में ऐसे प्राणी होते हैं जिसके ऊपर एक कवच बना होता है, तो उसे मोलस्का संघ में आप रख सकते हैं। जैसे घोंघा में क्या होता है, घोंघा के अंदर रहता है इसका शरीर पाठ पुर्जा, और ऊपर से एगो रहता है ना कैल्शियम कार्बोनेट की, ऐसे इस प्रकार से परत बनी रहती है। इसके अलावा
कवक, जीवाणु और शैवाल, ये सभी थाइलोफाइटा समूह के प्राणी हैं या पादप हैं। ठीक है, थाइलोफाइटा जो है जीव जगत में सबसे बड़ा समूह है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो इस यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। कल बताए थे ना जी, भूकंप के अध्ययन को भी बताए थे, और पी, एल और एस तरंग के विशेषता भी बताए थे, तो फिर से बता देते हैं। इसमें क्या है भाई, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पे मापे जाते हैं। 5.4 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप जो है हानिकारक होता है। PSL 3 प्रकार की तरंग निकलते हैं। पी तरंग की चाल सबसे अधिक, इससे थोड़ा कम एस की, और सबसे कम एल तरंग यानी लव तरंग की होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। लव मतलब ये वाला प्यार वाला लव नहीं, लव एक वैज्ञानिक का नाम है, इसके नाम पे रखा गया था। लव तरंग का विशेषता है कि इनकी जो कण की कंपन है सिर्फ नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है। लेकिन पी और एस इन दोनों तरंग का जो है ऊपर और नीचे दोनों इसकी कंपन वेव कंपन करते हैं और जो है झटका देता है। इसके अलावा सबसे अधिक खतरनाक तरंग कहेगा तो लव तरंग, इससे थोड़ा कम खतरनाक एस, और सबसे कम खतरनाक प्राइमरी तरंग होती है, यानी जिसकी जितनी अधिक चाल उतनी कम खतरनाक। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संबंधी आर्टिकल कौन सा है, तो 74 और 75 जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संबंधित आर्टिकल है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, 74 या 75, क्योंकि 75 के ए जो है इसी के तहत राष्ट्रपति जो है ये आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और फिर अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यवादी से संबंधित है। वर्तमान में आर वेंकट रमनी जो है ये आपका भारत के वर्तमान महान्यवादी हैं। आर वेंकट रमनी ये भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, महान्यवादी। ठीक है, ये संसद के कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन वोटिंग नहीं करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राज्य में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है ये होता है महाधिवक्ता, जिसे आप एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखें। लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करेंगे, तो राष्ट्रपति से ही नहीं करवा दीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये तो सभी जानते हैं, कल्पना चावला। कोलंबिया नामक शटल से गया था जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो है ये आपका राकेश शर्मा है, जेम्स में। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि BRO में नेफ्यू रियो ने कौन सा मिशन का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का आंसर अभी मेरे पास नहीं है, आप लोग मुझे बताइएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। इसके अलावा मौर्य वंश से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बता दूं क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है। मेगास्थनीज के लेखक जो है आपका है ना, मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, इन्हीं के परामर्श सलाह और मदद से जो है नंद वंश के धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इसके अलावा वाणिज्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 301 से 307 से लेकर जो है वाणिज्य से संबंधित आर्टिकल हैं। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 301 से 307। इसके अलावा पूछा गया था कि कंप्यूटर में दे दिया था कोई चीज़, और पूछा गया था कि ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो अभी इससे पहले वाले शिफ्ट में बताया और पहले भी बताया भाई, कुछ भी पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो प्रथम जनरेशन में अगर बात है तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ होगा। दूसरी जनरेशन में अगर बात है, देखिए इससे पहले वाला PDF का कटिंग है यहाँ पे, तो पहले प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में IC चिप, चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात आता है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक भी पूछते हैं, तो विलियम एवं बार्टिन एवं शॉकले हैं। IC चिप का आविष्कारक जो है जैक किल्बी है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और सुपर कंप्यूटर का पिता जो है सैमुअल क्रे को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता को जो है विजय भटकर साहब को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर की देखरेख जो है सीडेक संस्था पुणे करती है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप लोगों से निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सबका भला होने दीजिए, और जो है थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।